हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग सीरीज में अब हम एक नए लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको पॉलिटी के लेक्चर दूंगा, जिसमें पॉलिटी के फंडामेंटल को आपको समझाऊंगा। एक्चुअल में पॉलिटी में आपको बहुत सारे लेक्चर और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है तो उसमें जो सबसे ये लेक्चर उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो नॉन ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से आते हैं। आज जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है। जो नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनको ये सब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम होती है जब वो स्टार्टिंग करते हैं तब, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि इनमें जो कीवर्ड यूज किए गए हैं उनकी क्या मीनिंग होती है, तो वो जस्ट इसे याद करना शुरू करते हैं। एक्चुअल में पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ याद नहीं किया जाता है, इसमें बहुत लॉजिक है और ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के इस लेक्चर को आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन में आज अपने पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज का टॉपिक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका इंट्रोडक्शन यानी प्रीएम्बल को मैंने अपना टॉपिक रखा है। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है आपका वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। इसका प्रीएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि एक रूल बुक है, एक जो है हमारी गाइड बुक है। फ़िलहाल तो यही आप समझ लीजिए कि वो एक रूल बुक है। तो उस बुक में जैसे हर एक किताब में, हर एक बुक में आपके पास प्रीफेस होता है, जिसमें जो है बुक का इंट्रोड्यूस किया जाता है, बुक में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है। तो हमारा प्रीएम्बल जो है वो बहुत ही यूनिक वे में बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, और उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप ऐसे भी जानना चाहें एज ए सिटीजन, तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए इसे देखते हैं कि हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है। देखिए, पहले मैं इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा प्रीएम्बल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हाईलाइटेड वर्ड को मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया, ये आप ध्यान रखेंगे। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status, opportunity and promote among them all, and fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. तो ये लाइनें, ये वर्ड मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मैं आपको समझाऊं कि इस प्रीएम्बल में इन वर्ड का क्या मीनिंग है, आपसे कैसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे देखिए, यहाँ हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो आपका प्रीएम्बल है ना, इसमें दो चीज़ें आपको यहाँ रखी गई हैं। इस प्रीएम्बल में एक तो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और दूसरे हैं इसमें वैल्यूज, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ प्रीएम्बल में रखी गई हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक वैल्यूज। देखिए, जो वैल्यू है, जो वैल्यूज रखे गए हैं प्लूरल में, जो वैल्यूज रखे गए हैं ये बेसिकली स्टेट के लिए रखे गए हैं, कि जो स्टेट का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं वो इन वैल्यू पे बेस हो। और जो ऑब्जेक्टिव है वो सिटीजन के लिए हैं, कि सिटीजन को ये सारी चीज़ें इन ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल किया जाए। मतलब एक्चुअल में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या इंडिया नहीं था है ना। उससे पहले हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बाद हमने यहाँ जो सबसे नीचे के लाइन में आपको लिखी गई है
इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली क्रिएट किया गया। उसका मतलब ये हुआ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ना एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक तरीके से ये लोगों के बीच समझौता था। तो जब हमें 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके लिए एक एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हम फ्री हो गए। तो फ्री होने पे हमें एक नेशन बनाना था, ठीक है। उस नेशन को बनाने में अब हम नेशन को कैसे चलाना चाहते थे, तो उसके लिए कैसे चलाना चाह रहे हैं, तो जो लीडर थे फ्रीडम फाइटर के, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के, उन लोगों ने इस बात पे उनकी एक सहमति बनी, कंसेंसस बना कि हम जो है नेशन को इस पर्टिकुलर वे में चलाएंगे। उस कंसेंसस में जो बातें, मतलब एक असेंबली बनाई गई और असेंबली में सभी लोग जो है इस बात पे राय बनी, उनकी सहमति बनी, कंसेंसस बनी कि हम देश को इस तरीके से चलाएंगे। उन्होंने देश को चलाने का खाका खींचा। तो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन वो सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट को हम एक साथ बोलते हैं। तो ये कोई एक दो लोग नहीं कर रहे थे। अब देखिए कई बार आपको वर्ड यूज किया जाएगा लेजिटिमेसी, लेजिटिमेट होना पॉलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। जैसे ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोगों ने बनाया। हमारा देश एक बहुत डाइवर्सिटी वाला देश था, इसमें डिफरेंट रीजन थे, डिफरेंट सेक्शंस थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, कास्ट क्रीड अलग अलग तरीके से लोग थे। तो उन सब लोगों ने फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में किसी न किसी तरीके से हिस्सा लिया था। उसमें मजदूर भी थे, उसमें किसान थे, स्टूडेंट थे, मिडिल क्लास थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्राइबल पीपल थे, है ना। मतलब जितनी भी आप डाइवर्सिटी देखते हैं, डिफरेंट रिलीजन के, सेक्ट के लोग थे। तो हमने जो है, जब हमें देश को चलाने के लिए नए जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो हमने सबके रिप्रेजेंटेटिव बनाए। और वो रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लिया। एक इलेक्शन करवाया गया जिसमें जो है अपने अपने रीजन से, उस समय जो हमारा इंडिया था उसमें जो है एक तो ब्रिटिश, जब ब्रिटिश इंडिया को उस समय आज़ाद किए तो हमारे पास कुछ स्टेट ऐसे थे जिस पे ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल थे, जिन्हें प्रोविंस फ्री स्टेट थे, और कुछ जो है प्रिंसली स्टेट थे। जो ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल करते थे उसको प्रोविंस बोलते थे, और जो स्टेट पे उस समय के छोटे बड़े बहुत सारे राज्य रजवाड़े होते थे उन्हें प्रिंसली स्टेट बोलते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हर टाइप के लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिले, हर किसी को मौका मिले। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी आवाज़ दबी न रह जाए, उसको भी मौका मिले, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था वो लोगों की मिली जुली जो है, उसमें किसी एक आदमी उसे लीड नहीं कर रहा था, कोई एक सेक्ट नहीं लीड कर रहा था, उसमें डिफरेंट सेक्ट लीड कर रहे थे। तो सबको मौका दिया गया कि सब लोग आएँ और अपनी बात को रखें, और तब कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जिस पे हमें फ्यूचर में रूल करना हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कई सौ लोग थे। मैं यहाँ डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, जैसे इस लेक्चर में ना ये डिटेलिंग आपको डिफरेंट बुक में और जगह मिल जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्ट को न डालूँ इस लेक्चर में, जस्ट आपको समझाऊँ कि इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मीनिंग क्या होता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसमें 200-300 लोग आए, मतलब अच्छे खासे लोग थे, 200-300 लोग थे, हर रीजन से लोग थे, और वो एक साथ बैठे और उन्होंने जो हमने शर्तें रखी, कॉन्ट्रैक्ट रखे, उस कॉन्ट्रैक्ट के एक एक स्टैंजा को लाइन बाय लाइन, एक एक क्लॉज को डिस्कस किया, और फिर एक सहमति से, रेजुलेशन से उसे पास किया। और जब वो पूरे जो है एक एक लाइन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया गया, इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब है कि अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे अपने अपने रीजन,
अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे, तो उन्होंने अपने ग्रुप के बिहाफ पे, जैसे कोई ट्राइबल ग्रुप से आया था तो अगर ट्राइबल मैटर डिस्कस हो रहा था तो अगर उसने उसमें सहमति दी तो इसका मतलब है ट्राइबल पीपुल ने पार्टिसिपेट किया नए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने पे। अब जैसे जो वीमेंस मेंबर थे उन्होंने भी सहमति दी, वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट थी, वोट किया, तो इसका मतलब है वीमेंस की आवाज़ को भी रखा गया। जो प्रिंसली स्टेट थे उनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो प्रिंसली स्टेट कोई भी बातों को रखा गया। ऐसे ही जो दूसरे ग्रुप के लोग थे उन्होंने जो बातें रखी तो हर किसी के बात को उसमें रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया कि हम जो नया देश बनाने जा रहे थे उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। जैसे दुनिया में जो और देश थे वहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी नहीं थी। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल करना, ये मॉडर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो है मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है 15वीं सेंचुरी के बाद, ठीक है। आप जस्ट ऐसे जान लीजिए, मैं उसको बहुत उसमें नहीं जा रहा हूँ कि 15वीं सेंचुरी से पहले जो है इस टाइप का कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे रूल करने वाली कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी। और पहली बार जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे वो रूल करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उससे पहले ये दुनिया में नहीं हुआ करता था। तो मॉडर्न वर्ल्ड में अगर लोग रूल करना चाहते थे किसी रूल बुक के अकॉर्डिंग, रूल बुक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो ज़रूरी था कि हर लोगों की उसमें राय को रखी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मतलब ही यही था कि सब लोगों ने उसमें अपनी अपनी राय रखी जितना पॉसिबल था। अब हर आदमी से नहीं पूछा जा सकता था ना, जैसे आज की डेट में जो आपके एमपी होते हैं, जो आपके एमएलए होते हैं, तो वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट जो इंटरेस्ट ग्रुप था उनका लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया, वो पॉपुलर लीडर थे, इसलिए उनकी जो राय थी उनके जो है पार्टिसिपेशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा लीगैलिटी मिली और ज़्यादा लेजिटिमेसी मिली, वो ज़्यादा लेजिटिमेट हो गया। अब उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि कोई मनमाने तरीके से इसको थोपा है, ठीक है। अब देखते हैं ये मतलब हुआ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मैं एक एक वर्ड को धीरे धीरे जो है वो करते जा रहा हूँ कि आपको एक एक वर्ड बताते जा रहा हूँ। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है तो उसका ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट हम ऊपर आते हैं, जैसे मैंने बोला वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव। वैल्यूज जो है स्टेट के लिए है और ऑब्जेक्टिव सिटीजन के लिए है। जैसे जो स्टेट बनता है, कोई स्टेट, अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर हम किसी स्टेट को बना रहे हैं, कोई भी जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट का मतलब ये नहीं जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार, ये स्टेट नहीं। स्टेट इन द सेंस जिसे हिंदी में जैसे वो बोलते हैं राज्य, साम्राज्य, इस टाइप का जो स्टेट होता था, जैसे मुगल स्टेट होता था, मौर्यन स्टेट होता था, इस टाइप का स्टेट जो पॉलिटिकल साइंस में यूज किया जाता है। जैसे जर्मन स्टेट्स है, ब्रिटिश स्टेट है, फ्रेंच स्टेट है, नेशन स्टेट। एक्चुअल में जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो स्टेट बनने लगे उनको हम बोलने लगे नेशन स्टेट। अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा नेशन स्टेट में, नहीं तो हम थोड़ा डाइवर्जन में जाएंगे। बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई स्टेट बना रहे हैं तो क्या क्या उसमें कंपोनेंट हैं। तो देखिए, जो हम नेशन स्टेट बनाने जाते हैं तो उसमें क्या होती है, एक फिक्स जियोग्राफी होती है, उस जियोग्राफी में एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है। उन पॉपुलेशन की एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होती है, उनकी एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उनका एक कल्चर होता है, उनकी एक हिस्ट्री होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। बेसिकली यहाँ हमारा मतलब है कि उनके गवर्नमेंट से, उनके कल्चर से, वो जिस एक कल्चर को फॉलो करते हैं, एक गवर्नमेंट को, और उनकी एक टेरिटरी से, ठीक है। जो टेरिटरी है, जो गवर्नमेंट है, वो उनकी पॉलिटी बनाती है, जो कल्चर है वो उनकी सोसाइटी होती है, उनका एक फिक्स इकोनॉमी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम भी ये जो 1949 में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे थे तो हम एक नया देश ही बना रहे थे, एक नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस थी। तो जब हम नए देश को बनाने वाले थे, कि स्टेट बनाने वाले थे, तो मेनली देखिए अगर स्टेट बनेगा तो इसकी एक पॉलिटी होगी, ठीक है, और इसकी एक सोसाइटी होगी या कल्चर होगा, ठीक है, ये होगा ही होगा, और इसकी एक
इकोनॉमी होगी, ठीक है, ये किसी भी स्टेट में होना ही होना होता है। तो ये कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। जैसे जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, तो उसमें जो फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर थे उन्होंने हर किसी से वादा किया था। जैसे देखिए जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, जैसे गांधी जी उसे लीड कर रहे थे 1915 ऑनवर्ड 1947, तो उसमें जैसे उन्होंने लोगों से अपील किया कि स्टूडेंट से तुम इसमें जुड़ो, क्योंकि तो अगर किसी से बोलते थे कि मज़दूरों से कि आप हमें सपोर्ट दीजिए, ट्राइबल मैन से अगर बोले कि आप हमें सपोर्ट दीजिए, या इस तरीके से किसी भी ग्रुप को उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को बोले आप हमें सपोर्ट दीजिए, तो हर कोई जो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ रहा था वो ये सोचता था कि जब ये देश आज़ाद होगा, जब हमें फ्रीडम मिलेगी, तो हमारी राय ली जाएगी कि फ्यूचर में कैसे शासन किया जाए और हमें भी उसमें मौका मिलेगा। यानी हर कोई उस आज़ादी में अपनी हिस्सेदारी चाहता था, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज निकल के आए हैं ना, इन वैल्यू को उस समय जो है जितने इंटरेस्ट ग्रुप थे वो कहीं न कहीं इन वैल्यू को पहले इसकी डिमांड करते आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। वो चाहते थे कि इन वैल्यू को फॉलो किया जाए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो इंडिया को एक कॉलोनी की तरह कंसीडर करते थे। तो वो इन वैल्यू को अपने कंट्री में, ब्रिटेन में तो फॉलो करते थे, बट इंडिया में एज ए कॉलोनियल स्टेट होने में इसे फॉलो नहीं करते थे। कॉलोनियल स्टेट का मतलब ये था कि यहाँ से जस्ट वो रिसोर्स को ले जाते थे और अपने कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए उस रिसोर्स को यूज करते थे। यहाँ की कल्चर और सोसाइटी के डेवलपमेंट में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ की पॉलिटी बस इतनी थी कि यहाँ की इकोनॉमी ब्रिटेन के इकोनॉमी को कंटिन्यूसली इकोनॉमिक सपोर्ट एज ए रॉ मटेरियल देती रहे और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट यहाँ आता रहे, उनका इतना ही इंटरेस्ट था। तो आज इन द सेंस जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हो रहा था, तब जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे या जो हमारे लीडर थे, वो एक्चुअल में अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने वाले थे, तो उसमें जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को इस कॉन्ट्रैक्ट में रखने वाले थे। ये एक शर्त हो रही थी। एक्चुअल में देखिए पहले क्या होता था, जब अंग्रेज यहाँ आए थे, है ना, जैसे आपने प्लासी का वार पढ़ा होगा, ठीक है, 1765, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब कि 18th सेंचुरी में यहाँ मुग़ल एम्पायर जो है डिक्लाइनिंग स्टेज में था। तो उस समय का जो स्टेट था, जो मुग़ल एम्पायर था, जो स्टेट था, उसमें जो है जो राजा होता था वो एक आदमी होता था, ठीक है, और वो भी हेरिडेटरी होता था। जैसे अकबर जो है, अकबर का लड़का राजा बनेगा और उसके बाद उनका लड़का राजा बनेगा, उसी एक रॉयल फैमिली से लोग राजा बनेंगे, ठीक है, किसी दूसरे को राजा बनने की वो नहीं थी। तो जब फिर से जब हमें आज़ादी मिल गई, तो फिर अब हम उस दोराहे पे थे कि अब हम क्या करें, फिर से क्या हम उस मोनार्कियल सिस्टम, राजतंत्र को पीछे वाला जो सिस्टम है उसको लगाएं या फिर जो है कोई नया सिस्टम लाएं। तो उस समय दुनिया बदल रही थी। देखिए ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में जब आप पढ़ते हैं ना किसी चीज़ को, तो आपको कॉन्टेक्स्ट ध्यान देना होता है। जो इवेंट हुई, जो भी कोई बात हुई, वो किस खास कॉन्टेक्स्ट में हुई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो दौर है ना, इस दौर को आप देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हो रहा है 1949, ये टाइम कौन सा है, इस टाइम तक 1949 तक 2 वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुके थे। दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी। ज़्यादातर जगहों पे जो मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई थी। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो पुराने समय के जो एम्पायर थे, जैसे रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, है ना, जो टर्की था, जिसे आप खिलाफत मूवमेंट पढ़े होंगे, वो सब ख़त्म हो चुका था। यानी दुनिया का नक्शा बदल चुका था। जो पुराने दौर में एम्पायर होते थे उनकी जगह नेशन स्टेट आने लगी, और नेशनलिज्म एक जो है, एक तरीके की जो आइडियोलॉजी थी,
उस पे स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा। पुराने समय की तरह नहीं, जैसे पुराने समय में एक ऑस्ट्रियन एम्पायर था, एक रशियन एम्पायर था, एक ईरान में प्रशियन एम्पायर था, भारत में मुग़ल एम्पायर था। तो 1949 तक आते आते ना ये सारी बातें पुरानी हो गई थी और दुनिया में एक चेंज चल रहा था। वो चेंज क्या था? नेशन स्टेट का बनाने का। तो ज़्यादातर जगहों में जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो पहली बार रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आया, यानी पहली बार दुनिया में रिपब्लिक बनने लगे। और उसके बाद आप देखेंगे, आप कभी मैप पे देखिए तो आपको अफ्रीका के कई सारे कंट्री में लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ कांगो, है ना। इस तरीके से जो कंट्री के नेम है उनमें कई बार रिपब्लिक लिखा होगा। एक्चुअल में अफ्रीका के ज़्यादातर देश जो है ये 1950 के अराउंड जो है 1950-60 में ये आज़ाद हुए। ये भी जो है कॉलोनियल स्टेट थे। तो उसके पहले वहाँ पे ही किंग या मोनार्क का शासन हुआ करता था। तो कोई भी नहीं चाहता था कि फिर से उनके यहाँ मोनार्की रहे, क्योंकि मोनार्की में पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं था। देखिए मोनार्की है क्या, मान लीजिए अकबर का शासन है, तो आपने पढ़ा होगा कि अकबर के 9 रत्न थे, मतलब 8-9 मिनिस्टर थे। वो मिनिस्टर उसको एडवाइस करते थे और वो अपने शासन चलाते थे। वो भी मिनिस्टर आज के मिनिस्टर की तरह नहीं थे, यानी जो वो एडवाइस दे रहे हों राजा के लिए वो सब बाइंडिंग नहीं था, है ना। लोग अपनी बात को नहीं कह सकते थे। एक्चुअल में जो राजा था, जो किंग था, अकबर ही नहीं, जैसे किसी भी राजा को आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये वेल नोन नेम है, ठीक है। तो जैसे जो मुग़ल मोनार्क था, जो यहाँ सबसे बड़े स्टेट को प्रेजेंट कर रहे थे, उनके यहाँ देखिए क्या था कि आज जो स्टेट की सारी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, यानी जस्टिस करने की पावर, ठीक है, कानून बनाने की पावर लेजिस्लेटिव पावर, या फिर जो है उसे एग्जीक्यूट करने की पावर, वो सब एक जगह कंसंट्रेटेड थी उस मोनार्क में। और इसकी वजह से क्या होता था कि लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। उस समय लोग क्या थे? प्रजा थे। प्रजा का मतलब सब्जेक्ट थे, वो सिटीजन नहीं थे। इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक सिटीजन के पास राइट होता है और एक जो सब्जेक्ट होता है वो सबमिशन के फेज में होता है, उसके पास कोई राइट नहीं होता था। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि अकबर के ख़िलाफ़ जो है कोई जाके अकबर के ख़िलाफ़ ही उसकी कोर्ट में, जैसे उस समय का सुप्रीम कोर्ट क्या था? अकबर की कोर्ट, ठीक है, उस समय का सुप्रीम कोर्ट वही था ना। जैसे आज आप गवर्नमेंट से किसी बात पे नाखुश है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में क्या आप अकबर की कोर्ट में अकबर के ख़िलाफ़ जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, ठीक है। इवन गॉड को जिल्ले इलाही कहा जाता था, शैडो ऑफ द गॉड, ठीक है, वो शैडो ऑफ द गॉड है, तो वो अपने आप को डिवाइन फिगर मानते थे।